सो फ्रेंड्स, एक टॉपिक पे वीडियो आप लोगों ने मुझसे मल्टीपल टाइम्स कहा है कि बनाने को, और वो मैंने बहुत अरसे से सोच रहा था मैं भी बनाने को, लेकिन क्योंकि मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, तो मैंने कहा पता नहीं वो आप लोगों को समझ में आए या मैं सही से कन्वे कर सकूं या ना कर सकूं। तो मैंने कहा दो लोग जब बैठेंगे तो प्रॉब्ली उसके अंदर एक ज़्यादा वेट आ जाएगा। तो मैंने यासीन को अगेन अगेन कहा कि इफ़ ही कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टॉक पिकिंग। अब वो चाहे यूएस के स्टॉक्स हों, चाहे वो पाकिस्तान के स्टॉक्स हों, जिस भी तरह के स्टॉक्स हों, स्टॉक्स एक बेसिक कमोडिटी है जिसको अगर आपको खरीदना है या उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके अंदर क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, क्या-क्या इंडिकेटर्स होते हैं, किस-किस चीज़ को आपके दिमाग में होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो हमने आज डिस्कस किया इस पॉडकास्ट के अंदर। यासीन ने अपनी एक एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन-कौन से इंडिकेटर्स हैं, क्या-क्या साइकिल्स होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और किस तरह से हम उन साइकिल से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर टू इंटरमीडिएट हर तरह के लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बस आपके पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट होना चाहिए, जो मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको कहा है कि अपना अकाउंट ज़रूर बनाएँ। चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे आप एक्सपर्ट हो, किसी भी तरह से हो, आप चाहे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो या यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये अगेन स्टॉक पिकिंग का प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा रहता है। सो विदाउट फर्दर डू डिस्कशन की तरफ चलते हैं। सो यासीन अगेन हमारे साथ हैं। यासीन का इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दिया हुआ था आपको कि यासीन बेसिकली मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और इस वक़्त कनाडा में होते हैं, सिस्को में काम कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, प्लस ये कि पर्सनल फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है। तो हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि यार एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, लोग बहुत पूछते हैं कि आप स्टॉक्स को कैसे पिक करें? स्टॉक्स चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हों, चाहे पाकिस्तान के हों, स्टॉक्स के फंडामेंटल उसकी जो रीडिंग है, एनालिसिस है, वो हर जगह एक ही होती है। तो उसको किस तरह से पिक करें, उसको किस तरह से जज करना चाहिए किसी भी स्टॉक को। तो हम आज एक एक सेशन यासीन के साथ रखे हमने कि ज़रा वो कुछ इस पे हाइलाइट दें कि हम किस तरह से स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। ये एट ऑल हम इसमें मल्टीपल शायद स्टॉक्स की बात करें, तो हमारी तरफ से कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है, ना कोई बाइंग कॉल है। ये सिर्फ़ एक एजुकेशनल वीडियो है, तो उसको उसी तरह से रखें और लेट्स लेट्स डाइव इंटू इट। यासीन, कैसे हैं आप? वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए आप कैसे हैं? बड़ा बहुत ज़बरदस्त यार, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। और लास्ट फ्यू सेशंस जो हमारे गए हैं, वो काफ़ी अच्छे गए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जो मतलब जितनी ऑडियंस हमारी उस हिसाब से गए हैं। मैं ऑडियंस अगेन बोलूँगा कि प्लीज़ शेयर कर दें। और ये वाली वीडियो तो स्पेशली जो लोग लर्न करना चाह रहे हैं स्टॉक्स को, उनके पास आप उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में और डिफरेंट एवेन्यूज़ में, फेसबुक पर, इस तरह की जगहों पर आप शेयर करें, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो स्टॉक्स की। भले आप पाकिस्तान में हो, भले आप इवन हमारी ऑडियंस इंडिया से भी है तो वो वहाँ पर हो, या फिर आप लेट्स से यूएस के स्टॉक्स में आई कर रहे हो अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो कहीं भी हो आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो यासीन, लेट्स लेट्स बिगिन। और किस तरह से हमारे कुछ फॉर्मेट बता दें कि किस तरह से फॉर्मेट होगा और क्या-क्या हम आज डिस्कस कर रहे होंगे? बिल्कुल इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि मार्केट डायनामिक्स से हम स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में साइकिल्स होती हैं और उन साइकिल्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और टिपिकली मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप इसको इस तरह समझें कि आप एक कंपनी बाय कर रहे हैं, एक बिज़नेस बाय कर रहे हैं, ठीक है? और उसको आप लॉन्ग टर्म पिक्चर में लेके चलें। बाज़ औक़ात अक्सर लोग जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पड़ जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो इतना बेनिफिशियल नहीं होती इन द लॉन्ग रन। यानी कि आपको लग रहा होता है कि आप यानी कि 5% 10% यहाँ से आप गेन कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट होती है, अगर आप उसको लॉन्गर टर्म में इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करें, तो वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता और फिर आपका उसमें एनर्जी काफ़ी लग रही होती है, आपकी मेंटल पावर, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, वो भी काफ़ी उससे हाई हो रहा होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ट्रेडिंग से के बजाय अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसके लिए हम हमारा जो एजेंडा है टुडे वो यही है कि हम साइकिल्स को थोड़ा समझेंगे और फिर हम अ, थोड़ी-सी डीप डाइव करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम किस तरह क्विकली रीड करें। यानी कि पॉइंट सिर्फ ये है कि आप उसको 2 घंटे लगा के सिर्फ उसमें में उसकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, सिर्फ वो पढ़ने ना शुरू हो जाएँ। आप उसमें केपीआईज़ को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करें और उसकी बेस पे अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करें कि भई क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है? यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग रन कि नहीं? ये इस वीडियो का जो है वो इंटेंशन है। तो मैं अपनी राइट। स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने एक प्रेज़ेंटेशन छोटी-सी जो है वो प्रिपेयर की है। इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हमने साइकिल्स का समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? हाई लेवल के ऊपर बूम्स और बस्ट साइकिल ये होती हैं और रिपीट होती रहती हैं हर 10-20 इयर्स के बाद। और ये सारी साइकिल्स जो है ना आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं। इनको क्रिएट बेसिकली ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ख़ास करके जो फेडरल रिज़र्व है यूएस की अगर हम बात करें, तो ये इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं
बाय मैनिपुलेटिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट उन्होंने लो रखा हुआ है, दैट मीन्स वो आर्टिफिशियली जो है वो एक बूम साइकिल क्रिएट कर रहे हैं ताकि मार्केट में लिक्विडिटी हो, लोग कैपिटल इन्वेस्ट करें, और ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो मार्केट जो है वो ड्राइव होती है। लेकिन जैसे ही वो एक पीक पे चली जाती है तो फिर सेंट्रल बैंक्स को जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है इस साल के शुरू में, कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है रिवर्स कर दी, इंटरेस्ट रेट एकदम बढ़ा दिए, और मार्केट से जो लिक्विडिटी जो है उन्होंने सक की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक बस्ट साइकिल जो है क्रिएट हुई, जिसकी वजह से तमाम इक्विटी मार्केट्स में इस वक्त टर्मोइल है। तो इसका राइट। जानना बहुत जरूरी है कि आप साइकिल के किस फेज के अंदर हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, खास करके क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, कि जो इस वक्त हाइप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में वो अपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं बगैर समझे कि भाई ये साइकिल के कौन सा फेज है। क्या मैं ऑप्टिमिज्म स्टेज पे हूँ या मैं यूफोरिया यूफोरिया स्टेज पे हूँ? तो जब आप यूफोरिया स्टेज पे होंगे तो ऑफ कोर्स उस वक्त तो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इमीडिएटली जो है वो साइकिल जो है वो ओवरटर्न हो सकती है, एंड देन यू कैन लूज प्रीटी मच एवरीथिंग। तो इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि आप साइकिल के किस हिस्से में हैं, और आप इज़िली इस ग्राफ को किसी भी क्रिप्टो के जो चार्ट है, उस पर रख के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस वक़्त किस साइकिल में हैं। ओके, तो ये क्रिप्टो हो जाए या स्टॉक हो जाए, हम दोनों की बात कर रहे हैं। मतलब कोई भी ट्रेडिंग एस्पेक्ट हो जाए, इवन रियल एस्टेट के ऊपर भी आई थिंक ये, क्योंकि ये तो साइकोलॉजी की है, साइकोलॉजी है। तो वो मार्केट हुँ, साइकिल चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे क्रिप्टो के अंदर हो, चाहे वो लेट्स से स्टॉक मार्केट के अंदर हो, ये चीज़ तो सब पे फिट आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अक्सर लोग जो हैं वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना ख़ास करके, वो एंटर होते हैं ये थ्रिल से लेके यूफ़ोरिया के बीच में। ये अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं गौर से, तो आप देखेंगे जो आइडियल एंट्री टाइम है वो बेसिकली होप है। यानी कि हुँ, डिसबिलीफ उस वक़्त ज़्यादातर लोग इसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, लेकिन होप साइकिल वो होती है जिसमें लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये अब चार्ट, ये जो स्टॉक है या जो भी क्रिप्टो एसेट है, इसमें अब कैपिटल अट्रैक्ट हो रहा है और अब यहाँ से वो रैली करेगी। ठीक है? राइट। तो बहुत कम इन्वेस्टर होते हैं जो इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। यानी कि क्रीम जिनको हम कह सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो इस साइकिल को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। फिर वो उस वक़्त हुँ, एंट्री करते हैं। उसके बाद ये जो हाइप क्रिएट होती है, फिर मीडिया में इसके बारे में आता है न्यूज़, सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। यानी कि हुँ, ऑप्टिमिज़्म के बाद बिलीव, बिलीव के बाद थ्रिल, यहाँ से फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स वो एंटर होना शुरू होते हैं। और दिस इज़ द हुँ, टाइम व्हेन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं, दे आर रेडी टू गेट आउट। ठीक है? हुँ, तो फिर वो एक यूफ़ोरिया क्रिएट होता है, लोग समझते हैं ओह! दिस इज़ अ गेट रिच क्विक स्कीम, सब अपना पैसा बस इसमें डालें, और इन द एंड जो फिर होता ये है कि जो जो एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर होते हैं वो निकल जाते हैं, और उन्हीं के पास जो है वो हैवी कैपिटल होता है। जब हैवी कैपिटल एकदम से निकलता है, तो मार्केट जो है वो एकदम क्रैश होती है। और फिर वो क्रैश एकदम से नहीं होती, उसमें एक और बियर मार्केट साइकिल होती है, जिसमें लोग समझते हैं कि ओहो! ये दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल ब्लिप, वी हुँ, शुड कीप कीप आवर मनी इन, एंड ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा और फिर ये दोबारा रिकवर हो जाएगी। इसको कहते हैं कंप्लेंसी। तो इसमें कंप्लेंसी। यही होता है कि ओके, लोग फिर मज़ीद इसमें डीएसए करते हैं, डिप्स बाय करते हैं, एंड इवेंचुअली वो फिर जो है डिक्लाइन की तरफ जाती है। फिर एंग्ज़ायटी की हुँ, स्टेज आती है, इसमें लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? लगता है मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। फिर भी लोग जो हैं, कुछ लोग इसको डिनायल फ़ेज़ में ले जाते हैं। यानी कि वो उसको एक्सेप्ट करने से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये दिस इज़ रियली गोइंग डाउन। वो कहते हैं नहीं, हुँ, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल डिप, वी शुड कीप डीएसए इट एंड बाय इट। लेकिन इन द एंड वो नीचे ही जा रहा होता है। एंड देन अगेन उसके बाद फिर जो एक एक लॉन्गर पीरियड आता है साइडवेज़ मूवमेंट का, और फिर वो दोबारा से एक डिसबिलीफ की बात, दोबारा वो साइकिल चलना शुरू होती है। तो ये टाइम होराइज़न जो है ना, वो 10 टू 20 इयर्स के ऊपर होता है, हुँ। अगर हम लॉन्ग टर्म साइकिल की बात करें। सही, बिल्कुल। ये साइकिल का हम अगर यूएस की बात करें तो 2000 जो हम हमारी जो जिसे कहना चाहिए कि जो एटलीस्ट हमने खुद देखा है, उससे पहले तो शायद हमें चीज़ें याद ना हो, लेकिन ये जो पीरियड है फ्रॉम 2000 अंटिल 2012, जो पूरा पीरियड है उसमें जो अगर देखें उसका ट्रेंड यूएस की स्टॉक मार्केट का, तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, ठीक है, ऊपर-नीचे होता रहे। लेकिन 12 ये लोगों को समझना चाहिए कि जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं और वो उस ज़माने के जो टॉप स्टॉक्स थे, लेट्स से सिस्को हो गया, लेट्स से आईबीएम हो गया। ठीक है, इन लोगों ने थोड़े से डिविडेंड्स दिए होंगे, लेकिन अगर इनकी प्राइस देखें ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स नाउ, तो वो अपनी जगह पर ही खड़े हैं। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो नहीं की है, लेट्स से आईबीएम जैसे स्टॉक हुँ, ने। या लेट्स से 2000 से लेके 2012 तक देखें तो उसके अंदर भी हमें कोई एज़ सच ग्रोथ नज़र नहीं आती है। तो ये कभी भी हो सकता है। और जापानीज़ स्टॉक मार्केट को देख लें तो जापानीज़ स्टॉक मार्केट ने 19 आई थिंक 80 लेट 80 से लेकर 80s में। अब तक हुँ, अब तक कुछ उसने एज़ सच अपनी मूवमेंट शो नहीं किया।
तो इट कैन हैपन एनीवेयर, इट कैन हैपन एनी टाइम। सो जो बात होती है ना, हर चीज़ ऊपर जाएगी, जिस तरह रियल एस्टेट में भी कहते हैं कि भाई हाउस प्राइस ऊपर ही हुँ, जाएगी। तो ये यू नेवर नो कि कौन-सी साइकिल में आप फँस गए हैं। बिल्कुल। इसके लिए इस साइकिल को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सही। अगर जैसे आप एक साइडवेज़ मूवमेंट में फँस भी गए, तो एज़ लॉन्ग एज़ जो स्टॉक है वो डिविडेंड्स पे कर रहा है, देन हुँ, यू स्टिल मेकिंग मनी, ठीक है? हुँ, अगर ठीक है वो उसकी वैल्यूएशन इतनी ऊपर नहीं जा रही, लेकिन अगर डिविडेंड आपको रेगुलरली हेल्दी डिविडेंड पे कर रहा है, तो यू स्टिल मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ मनी रादर देन कीपिंग हुँ, कैश। तो ये भी एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू होता है समझने का। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने वली कि आपने किसी भी एसेट क्लास को उठा के देख लें, हर एसेट क्लास की एक साइकिल होती है, चाहे वो स्टॉक्स हुँ, हों, एक क्रिप्टोज़ हों, रियल एस्टेट हो। लेकिन आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप साइकिल के किस फेज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं। क्योंकि हुँ। बाद औक़ात जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं अगेन वो समझ नहीं पाते एंड देन जस्ट वो फोमो की बेस के ऊपर एंट्री करते हैं, देन दे लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर वाक़ई में वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और इससे ज़्यादा अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों में, मासेस में इसकी अवेयरनेस आए कि किस तरह से हम स्टॉक्स पिकिंग कर सकते हैं, हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से शॉर्ट टर्म गेन्स की जगह लॉन्ग टर्म होराइज़न पे देख सकते हैं। अगर आप यूएई या जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म जो मैं बता सकता हूँ आपको, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, वो सर्वा का प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत आराम से आप इसके अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। यूएई में रहते हुए खास तौर पे आप बहुत ईज़िली अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। बहुत ईज़िली आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका एक रोबो इन्वेस्टर प्लेटफ़ॉर्म भी है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $50 का रेफरल बोनस भी मिलेगा अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए अकाउंट खोलेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो इससे हम आगे चलते हैं, इसमें ये एक बेंजामिन ग्राहम एक बड़े मशहूर वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स हैं। रह चुके हैं पहले, अब तो खैर नहीं है। तो उनका एक कॉल था कि शॉर्ट रन में जो है मार्केट इज़ लाइक अ वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन में होता है ना कि आप बस जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं वोट कर रहे हैं, बाय सेल, बाय हुँ, सेल, बाय सेल, और हुँ, ये बेसिकली नॉइज़ के ऊपर डे ट्रेडिंग होती है। यानी कि रोज़ाना की तादाद में आपकी ट्रेडिंग हो रही है, प्राइस जो है ऊपर-नीचे आ रही है। दैट्स कॉल्ड वोटिंग मशीन, ठीक है? लेकिन इन द लॉन्ग रन मार्केट जो है वो अपने फाइनेंशियल अपने फंडामेंटल के ऊपर वेट करती है। तो हुँ, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म वेट देखना है उस कंपनी का कि भई वो कितना उसमें पोटेंशियल है अपने आप को ग्रो करने का, रादर देन आप डेली प्राइस चार्ट्स को देख के जो है अपना डिसीजन करें। तो ये बड़ा हुँ, इम्पोर्टेंट है। तो राइट। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल बाय स्टेटमेंट द की वे तरफ के बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफे के टीचर भी रह चुके हैं। पीछे रह चुके हैं, बिल्कुल, और सही ये कहा। उनकी एग्ज़ैक्टली वही वही फ़िलॉसफ़ी है जो वॉरेन बफ़ेट आजकल क्या, वॉरेन बफ़ेट हमेशा से एक ही चीज़ बोलता है कि वो जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, और वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो वो हमें नज़र भी बिल्कुल, आता है। वो एक बहुत स्टेबल किस्म की, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अगर आप उसपे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट कर लेंगे उसके अंदर। बिल्कुल, ऐसे ही होता है। तो मैं एक उसका वॉरेन बफेट का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें ये इसने यही कहा था कि उसने 1950 से इन्वेस्टमेंट हुँ, शुरू की थी स्टॉक मार्केट में, और उसने ख़ास करके एस&पी 500 का ज़िक्र किया था कि उसने उस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टिंग शुरू की और वो रेगुलरली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहता था। जो उसे डिविडेंड्स भी मिल रहा था, वो भी उसको रीइन्वेस्ट करता था। तो हुँ, वो बता रहा था कि उस टाइम से लेके अब तक बड़े-बड़े इवेंट्स आए, यानी कि वॉर्स हुई, फेमिन्स हुए, डिफरेंट फाइनेंशियल क्राइसिस आए, 80s का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर 1999 का डॉट कॉम बबल आया, फिर 9/11 हुआ। उन तमाम बड़े इवेंट्स के बावजूद जो उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो फिर भी सक्सेसफुल रही, क्योंकि लॉन्ग रन में वो अपने आप को ऑफसेट कर लेती है। जो भी शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं जिसमें थोड़े बहुत लॉसेस हो भी जाते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो अपने आप को फिर भी जो है वो सक्सेसफुल बस आपकी कंपनी इन्वेस्ट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया वो बिज़नेस अच्छा होना चाहिए। अच्छा दैट्स होना द चाहिए, ओनली बिल्कुल, ओनली पॉइंट। चाहे वो आप बिल्कुल, एक्सपेंसिव भी ले लें, लेकिन वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो परफ़ॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए अभी हम थोड़ा डीप लेवल पे बात करेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना शुरू करें। तो उसी राइट, से आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट की जो करंट डायनामिक्स है इसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद फिर आप देखते हैं कि जिस कंपनी में आप बिज़नेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ क्या है? हुँ, और यानी कि फॉर द नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स वो कंपनी कहाँ ग्रो करेगी। तो उसको देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसको देखते हुए आपने उसके केपीआईज़ को समझना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद वो केपीआईज़ मेक सेंस करते हैं कि नहीं करते। फिर आप राइट। उसपे आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ओके। ठीक है? तो हम चलते हैं ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ऑफ कोर्स ये बड़ी एक डॉन्टिंग किस्म की चीज़ होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। लंबी सी यानी कि कोई 100 टू 100 पेजेज़ की स्टेटमेंट होती है और उसमें बहुत सारे जार्गन्स यूज़ किए हुए होते हैं और मैथमेटिकल एनालिसिस होती है। तो एक आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको समझ के कंक्लूजन ड्राइव करना। तो इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम वो की चीज़ें आपको बता दें, जिससे आप देख के बड़ी ईज़िली किसी भी कंपनी की स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? एट अ हाई लेवल 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इन तीनों चीज़ों में आपस में बड़ा एक क्लोज़ इंटर रिलेशन होता है। यानी कि एक स्टेटमेंट का जो इनपुट है आउटपुट जो है वो दूसरे स्टेटमेंट का इनपुट बनता है, फिर वहाँ से चीज़ें आगे चलती हैं। तो हम तीनों में बारी-बारी जो है इसके जो केपीआईज़ हैं, उसको हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये तीनों स्टेटमेंट आपस में काफ़ी क्लोज़ली रिलेटेड हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करें, तो बैलेंस शीट को समझने के लिए सबसे ईज़ी तरीका ये है कि इसमें 2 मेन कॉलम्स होते हैं, ठीक है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। और ये सिर्फ़ किसी कंपनी के नहीं, ये आपके लिए भी हो सकती है। यानी कि अगर आपने अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस करनी है ना, तो आप एक पेपर के ऊपर 2 कॉलम बनाएँ, एसेट्स और लायबिलिटीज़। और राइट। उसमें आप लिखते जाएँ कि आपके एसेट्स कौन से हैं और आपकी लायबिलिटीज़ कौन-सी हैं। हुँ। एसेट्स वो होते हैं जो आप ओन करते हैं। जो कंपनी ओन करती है, जिसमें आपका कैश भी आ सकता है, आपके कैश इक्विवेलेंट्स सर आ सकते हैं, अगर आपने सर्टिफिकेट्स लेके रखे हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो आ सकते हैं। फिर इसके अलावा जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी किस्म का, ठीक है? अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, तो आपकी फैक्ट्री होगी, उसमें मशीनरी होगी, ऐस वो सारी चीज़ें एसेट्स में आती हैं। फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी और बिज़नेस के अंदर या स्टॉक्स में, वो सब भी एसेट्स के अंदर आते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ओन करते हैं, वो एसेट्स के अंदर आती है। और लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो आप ओव करते हैं, जो आपने किसी को पे करना है, जिसमें डेब्ट ऑफ कोर्स आता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेब्ट। बिज़नेस की अगर हम बात करें तो अगर आपने सैलरीज़ पे करनी है, तो वो आपका लायबिलिटी है, ठीक है? तो अकाउंट्स पेएबल जिनको हम कहते हैं। फिर इसके अलावा जो इक्विटी पोर्शन होता है, वो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि आपके बिज़नेस की नेट वर्थ कितनी है। यानी कि आपने कितने स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट में फ्लोट किए हुए हैं और उन स्टॉक्स की जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो कितनी है। तो वो बताता है कि आपकी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है या नेट वर्थ है वो कितनी है। तो राइट। इसमें हम मज़ीद थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाएँ, तो आपको ये 5 चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र आ सकती हैं। नंबर 1 कि कंपनी के पास कैश या कैश इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है? और उनका शॉर्ट टर्म डेट कितना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर आप देखेंगे कि गुडविल, अच्छा गुडविल क्या चीज़ होती है? गुडविल होती है जो नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी कि ब्रांड वैल्यू या जो पेटेंट्स उन्होंने फाइल किए हुए हैं, तो उनकी एक पर्सीव वैल्यू होती है मार्केट के अंदर। तो राइट। इसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो इसको एक फ्रेमवर्क के ज़रिए क्वांटिफाई कर लेते हैं। तो उसको अच्छा। फिर वो इक्वेट कर लेते हैं डॉलर अमाउंट के अंदर। तो राइट। ये चीज़ भी अच्छा, देखने की ज़रूरत ये होती मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह की भी कोई चीज़ इवन स्टेटमेंट्स के अंदर एसेट एज़ एन एसेट बन के आती है। मुझे नहीं है। इज़ इट लाइक इन एवरी कंपनी जो कि बड़ी कंपनी हो उसके अंदर इस तरह से कोई होगा इस तरह का टर्म यूज़ हो रही होगी? हाँ, गुडविल अगर आप किसी भी स्टेटमेंट स्टेटमेंट उठा के देखें ना किसी कंपनी की बैलेंस शीट, तो हुँ। उसमें जहाँ लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, वहाँ पे ये होता है इंटेंजिबल एसेट्स या गुडविल के तौर पे लिखा होगा, जिसमें अच्छा। आपकी आपकी ब्रांड की जो रिकॉग्निशन है वो कितनी है, यानी कस्टमर लॉयल्टी क्या है आपकी, या कस्टमर आपके ब्रांड को वैल्यू करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोका कोला है, कोका कोला की जो ब्रांड है वो सिर्फ़ अपने ब्रांड पे बिकता है, ठीक है? हुँ। उनको बहुत कोई हाइली पेड सेल्स टीम हायर करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई हाइली मार्केटिंग कैम्पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ब्रांड पे हुँ। बिकेगा। तो उस हुँ। ब्रांड की काफ़ी हाई वैल्यू है। तो हुँ। जिस बिज़नेस की भी ब्रांड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो, दैट इटसेल्फ इज़ एन एसेट, ठीक है? हुँ। वो टेंजिबल नहीं है, आप इसको क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अ, फ्रॉम सम फ्रेमवर्क आप इसको जो है डॉलर अमाउंट से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है। आपके एसेट में शामिल होता है, सही। बट दिस इज़ ठीक है? लाइक लॉन्ग टर्म एसेट और इसका मतलब ये है कि वो एक परसीव्ड वैल्यू और इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप प्रोबेबली अपने डे टू डे ऑपरेशंस में कंपनी के ये पैसे यूज़ नहीं कर रहे होंगे लेट्स से। वो आपके एसेट्स होंगे सिंपली जो बिल्कुल, कि आपको किसी टाइम पे लिक्विडेट करना है या कुछ भी करना है तो उसमें यूज़ हो सकता है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही राइट। कहा। और आखिरी चीज़ जो है वो है शेयर होल्डर इक्विटी। तो इसमें अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं कि आप डिविडेंड्स देने के बाद जो आपके पास बचता है कैश, वो हुँ, हुँ। कितना है, ठीक है?
और ट्रेजरी स्टॉक मीन्स यानी कि आपने कितने स्टॉक जो है वो फ्लोट किए हुए मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ के फॉर्म में आती हैं। तो इसमें जो चीज़ आप देखते हैं जो केपीआईज़ है वो ये हैं कि कैश आपने देखना है, कैश और कैश इक्विवेलेंट हमेशा डेट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कंपनी के पास डेट ज़्यादा है और हुँ, उनका हुँ। कैश जो है वो उससे कम जनरेट हो रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। ठीक है? तो ये आपने आइडेंटिफ़ाई अच्छा ये करना है। कंपेयरिंग करना है 2 पीरियड्स को कंपेयर करना है हाँ, लेट्स से एग्ज़ैक्टली। क्वार्टरली करना है या लेट्स से ईयरली करना है, जो भी करें आप आप। कोई 2 कंसेक्यूटिव लास्ट कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स उठा लें और हुँ, उनकी जब आप बैलेंस शीट उठा के देख लें, तो आपके पास कंपैरेबल हो सकता है कि भाई कैश लास्ट पीरियड में कितना था और अब कितना है। और इन दोनों केसेस में डेट से जो है ज़्यादा होना चाहिए। अगर डेट ले ज़्यादा है, कैश कम जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ हेल्दी बिज़नेस। लेकिन कभी-कभी क्वार्टरली आपको वो डिप्स भी मिल सकती हैं ना, किसी भी व रीज़न से कंपनी ने कोई हाँ। लोन लिया हो फॉर एनी रीज़न, तो वो सिर्फ़ स्टैंड अलोन इसको जज करना भी इतना सही नहीं होगा, अगर हम इसको मल्टीपल केपीआईज़ में लें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसमें अगर आपको कोई 2 पीरियड्स में कोई क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही, तो ऑफ़ कोर्स आप मज़ीद पीछे जा सकते हैं। आप 3 क्वार्टर देख लें या 4 क्वार्टर देख देख लें। हुँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएँ क्योंकि मार्केट जो है ना वो हिस्ट्री को नहीं देखती, मार्केट देखती है व्हाट वो इज़ फॉरवर्ड लुकिंग होती गोइंग है, टू हैपन इन द बिल्कुल। फ्यूचर, ठीक है? यस, फॉरवर्ड लुकिंग इनकी स्टेटमेंट क्या है, राइट, वो आपको मज़ीद दूसरे पैरामीटर से नज़र आ जाएगी। तो ठीक है। आइडियली जो है डेट उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑफ़ हुँ, कोर्स आजकल की इकोनॉमी में हर चीज़ डेट के ऊपर होती है, थोड़ा बहुत डेट होता है किसी हर कंपनी के ऊपर। लेकिन हुँ, की थिंग ये है कि कैश जो है वो ज़्यादा होना चाहिए डेट से। ठीक है। अ, और गुडविल ऑफ़ कोर्स जैसे मैंने बताया कि ये नॉन टेंजिबल एसेट होता है, तो इसको इक्वेट करना इन टर्म्स ऑफ डॉलर थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर वो नेगेटिव नहीं है, ज़ीरो भी है तो दैट्स ओके। हुँ, और अगर हम रिटेन अर्निंग्स की बात करें, तो वो आपके पास पॉज़िटिव होना चाहिए। यानी कि जो इनके पास कैश फ्लो है, कैश फ्लो में से हुँ, डिविडेंड्स निकालने के बाद जो इनके पास कैश बच रहा है अपने लिए, दैट हैज़ टू बी पॉज़िटिव। हुँ, ठीक है? सो खाली कैश फ्लो पॉज़िटिव होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो पॉज़िटिव होने के बाद फिर आपको उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ती हैं। तो डिविडेंड्स जो है वो एक एक और चीज़ होती है जिसमें आपने अपने कैश फ्लो में से आपको पे आउट करना होता है। तो वो हुँ, करने के बाद कंपनी के पास कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सही, पॉज़िटिव होना चाहिए। ठीक है। और जो रिसीवेबल्स हैं या इन्वेंटरी है, यानी कि अगर आपकी कंपनी कोई फिज़िकल प्रोडक्ट बना रही है, तो वो इन्वेंटरी में उसको मैनेज कर रही है ना, तो आइडियली इन्वेंटरी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है? अगर आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर से इन्वेंटरी बढ़ती चली आ रही है, दैट मीन्स उनकी सेल जो है वो उस हिसाब से नहीं हो नहीं पा बढ़ रही रही, है। जिस हिसाब से प्रोडक्शन हो रही है। दैट्स हुँ, आल्सो अ नेगेटिव साइन। ठीक है? तो हुँ, आइडियली जो है इन्वेंटरी लेवल आपका नोन होना चाहिए। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो है इनकम स्टेटमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी कंपनी को अगर आपने अच्छी तरह जाँचना है, तो आपने उसकी इनकम स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम रेवेन्यू स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो हुँ, अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें तो सबसे टॉप पे जो है पीरियड होता है कि वो किस पीरियड के लिए क्वार्टर के लिए है या एनुअल स्टेटमेंट है। और फिर सबसे टॉप पे होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या चीज़ होती है? जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स होती है। हुँ, अगर वो कंपनी कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो जो भी टोटल सेल्स है वो रेवेन्यू कहलाती है। ठीक है? वो सबसे टॉप पे होता है। राइट। उसमें से फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? बेसिकली अगर आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो जो भी उनका एक्सपेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको रन करने का, वो सारी चीज़ें वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आती हैं। बाज़ औक़ात जो सेल्स कमीशन होता है वो भी इसमें आता है, क्योंकि कंपनी को सेल्स टीम को पे करना पड़ता है कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वो भी इसी के अंदर का बाज़ औक़ात शामिल होता है। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल देते हैं, फिर आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। फिर आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? जो कि फिक्स्ड होता है, जो कि आपने हर हालत में पे करना है इन ऑर्डर टू रन योर बिज़नेस। जिसमें जो भी उसकी ऑपरेशन की कॉस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सॉफ्टवेयर कंपनी तो डेटा सेंटर का जो एक्सपेंस है, वो है। इलेक्ट्रिसिटी सैलरीज़ भी कंपनी इसी में हुई, आएँगी? एसी, सैलरी भी इसी में आती है, जो फिक्स्ड जो स्टाफ की सैलरी होती है। हुँ, जब आप वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आपके पास आती है ऑपरेटिंग इनकम। फिर हुँ, ऑपरेटिंग इनकम में से आप निकालते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो क्या होते हैं? वो बेसिकली वो वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी को किसी कंसल्टेंट को आपने हायर किया फॉर शॉर्ट टर्म, आपने उसको वन टाइम पेमेंट की। तो जो भी नॉन रिकरिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है? यानी कि जो हर मंथ या हर क्वार्टर रिपीट नहीं हो रहे। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं। एक दफ़ा या दूसरी दूसरी दफ़ा के लिए बाद आपने उसको दोबारा पे नहीं किया। तो जब आप वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आपके पास आती है प्री टैक्स इनकम। फिर आप उस पे हुँ, टैक्स पे करते हैं और फिर जो एंड में आपका बचता है वो बचता है आपका प्रॉफिट, नेट इनकम। तो नेट इनकम या
प्रॉफिट या लॉस इसको पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ये नेगेटिव है दैट मीन्स द बिजनेस इज हैविंग लॉसेस। ठीक है, हम्म। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं मल्टीपल पीरियड से और आप देख रहे हैं कि नेट इनकम हैज बीन नेगेटिव, तो दैट मीन्स बिजनेस जो है वो लॉस कर रहा है। तो राइट। ये प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है पॉजिटिव के अंदर। और फिर जब आप नेट इनकम को टोटल अमाउंट ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, हम्म। तो ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए मल्टीपल पीरियड्स के अंदर। तो ये हाई लेवल के ऊपर आप इस तरह से किसी भी इनकम स्टेटमेंट को बहुत जल्दी इजीली पढ़ सकते हैं। राइट। अच्छा, इसमें अब केपीआईज क्या क्या होते हैं, तो ये 5 चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेवेन्यू। हम्म। ठीक है, ये ग्रो करता हुआ होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रो करता हुआ होना चाहिए। और आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये या तो फ्लैट हो या ये डिक्रीज हो रहा हो, बढ़ नहीं रहा हो। राइट। अगर बढ़ रहा राइट। है दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड साइन। हम्म। और आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं ये भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ रहे हैं दैट मीन्स कंपनी जो है वो शेयर्स को डाइल्यूट शेयर कर रही फ्लोट है। फ्लोट कर रही है, बिल्कुल। हाँ, हम्म। और ईपीएस जो है वो आपका हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर वो हम्म। बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स इट्स इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। राइट। तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर बढ़ रहे हो ना तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ईपीएस के ऊपर। ईपीएस पे। राइट। हाँ, तो अगर शेयर्स हम्म। शेयर्स आउटस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं दैट मीन्स आपका ईपीएस जो है वो नीचे आता जा रहा है। हम्म। तो ये केपीआई होते हैं। अगर आप दो अच्छा, या मैं तीन अगेन लोगों को यहाँ बता दूं, शायद लोग इंटिमिडेट हो रहे हो, ये बहुत ज्यादा इसमें नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एटलीस्ट जैसे मैं खुद भी इतना ज्यादा डेल्व इन नहीं कर पाता हूँ इस तरह के नंबर्स में। बाय द वे, सब मुश्किल होता है इस तरह के नंबर्स में डेल्व इन करना अपनी करंट जॉब के साथ, और बहुत सारी और चीजें जो चल रही होती हैं। तो मेरे पास जो अपना तरीका है वो ये कि मैं म्यूचुअल फंड्स को देख लेता हूँ, और उनके अंदर जो वो लोग जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, मैं उससे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक तरह से वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। तो ये हम्म, शुरू में इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डॉन्टिंग कि आप ये सारी चीजें करें, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीजें समझें भी। समझना बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप शुरू में शायद ना पूरी चीजें समझ सकें। जैसे मैं भी अभी भी मैं लर्निंग फेज के अंदर हूँ, और मैं कोई इस तरह की वीडियो देखता हूँ नई, तो उसके अंदर मुझको नई नई चीजें पता चलती हैं, और मैं फिर वो रीइटरेट होने लगती हैं पुरानी चीजें कि हाँ यार, ये चीजें देखनी चाहिए। तो वो ये इस तरह की चीजें कांस्टेंट एक लर्निंग प्रोसेस है, जो कि आपको चलाना चाहिए बिल्कुल फॉर द इयर्स टू कम। सो बिल्कुल, यू ये कैन बहुत अच्छी कैरी बात ऑन। की वाली तुमने। ये मुझे भी रिसेंटली पता चली ये सारी चीजें। मैं कोई फाइनेंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ हाँ। हमेशा। हाँ। लेकिन जब मुझे पता चली है तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया का सारा निज़ाम फाइनेंस के ऊपर चलता है। हम्म। अगर आपको फाइनेंस का नहीं पता देन यू शुड एंड यू मस्ट लर्न। क्योंकि यस। अपने घर से लेके आपकी कंपनी, कॉर्पोरेशन और फिर मुल्क तक की जो इकोनॉमी होती है सारी फाइनेंस के ऊपर चली होती है। अगर फाइनेंस हेल्दी है तो सब कुछ अच्छा है, वरना जो है वो सारी चीजें जो है अपसाइड हो जाती हैं। तो हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत भी आप समझ लेना इसको तो इससे आपको काफी कंक्लूजन निकालने के लिए आपके पास एक आइडिया होगा कि आपने किस तरह क्विकली जो है वो आइडेंटिफाई करना है हाँ, एंड किसी देन भी इट इज अ इन्वेस्टमेंट के इट हवाले इट से। इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस ना। मतलब अभी आप कर रहे हम्म, हैं, एज आई एटलीस्ट से कि हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, और जब आप करेंगे, एक महीने आप करेंगे, फिर अगले महीने करेंगे, फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरह करते रहेंगे, और उसके अंदर आप ये सारी चीजें लर्न भी कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो हम्म, आफ्टर अ ईयर यू मस्ट हैव मोर नॉलेज देन बिफोर, देन लास्ट ईयर। तो इसलिए ये इटरेटिव प्रोसेस है, इसमें आप कांस्टेंट अपने आप को अपग्रेड करते रहे। बिल्कुल। और उसकी डाउन साइड क्या है? डाउन साइड ये है कि आप ब्लाइंडली जो है किसी के कहने पे कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, राइट। आपको नहीं आप पता एलॉन उसके एलॉन मस्क पीछे की क्या। ट्वीट के ऊपर बाय कर लें। आप एलन मस्क की ट्वीट के ऊपर आप डॉज कॉइन बाय कर रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। राइट। तो फिर वो गैम्बल हो जाता है एक तरह से, यानी कि आप किसी के कहने के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं और आप बस अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू डोंट नो वेदर दिस इज हुँ। गोइंग टू गो अप और डाउन। तो हुँ। ये इसका राइट। डाउन साइड है। राइट। तो अगर आप दो पीरियड्स को कंपेयर करें इनकम हुँ। स्टेटमेंट के हवाले से, तो ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। इन 5 चीज़ों से आप ईज़िली जो है ये पता कर सकते हैं कि कंपनी हेल्दी है कि नहीं। ठीक है? हुँ। रेवेन्यू उसका होना चाहिए अप। ठीक है? हुँ। 30% आइडियल है। या अगर 30% 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर या 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, दैट्स वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों एक-दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर रेवेन्यू ऊपर है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ऊपर होगा। ईपीएस जो है वो भी आपका 30% प्लस होना चाहिए कंपेयर टू मल्टीपल पीरियड्स। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ईपीएस से पड़ता है। तो राइट। इसीलिए ऐसे शेयर आउटस्टैंडिंग हमेशा डाउन होने चाहिए, यानी राइट। कि पीरियड ओवर पीरियड। हुँ। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताता है कि आपका जो नेट इनकम है वो हेल्दी होगी कि नहीं होगी। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है ईयर ओवर ईयर, दैट मीन्स
वो आपके प्रॉफिट्स को खा रहा है। तो हुँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आइडियली जो है स्टेबल होना चाहिए, अगर वो कम भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट स्टेबल हो। राइट। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर ये अगेन एज़ एज़ आई मेंशन्ड कि शायद लोगों को इंटिमिडेटिंग लगे, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ और ये यूएस के स्टॉक्स के साथ तो बहुत आराम से हर तरह का डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन पाकिस्तान में भी अगर आपका अच्छा ब्रोकरेज हाउस है, जैसे मेरा आरिफ हबीब के अंदर है, मैं बल्कि जब ये वीडियो मैं करूँगा तो इसमें शायद मैं पीछे कुछ आपको बैकड्रॉप्स भी लगा दूँ उसके, अगर मुझे मिले, कि उसमें आरिफ हबीब के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना, इनफैक्ट आरिफ हबीब का कोई भी अच्छा आप ब्रोकरेज हाउस लेंगे तो उसके अंदर ये पीछे बैकएंड पे बहुत अच्छा पोर्टल होता है, जो भी ब्रोकरेज हाउस है। वो आपको ये सारी चीज़ें ग्राफ़िकल फ़ॉर्मेट के अंदर दे देता है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती है कि आप इनकम, इवन आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता चल जाएगा कि रेवेन्यू इसका पिछले क्वार्टर्स में क्या चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या चल रहा है, ईपीएस क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें और इवन मोर देन दिस, वो सारी आपको मिल जाएँगी ग्राफ़िकल फ़ॉर्मेट में। लेकिन अगेन उसमें भी पढ़ने में मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत सारा डेटा होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे मैं जब भी वीडियोज़ बनाता हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के बहुत सारे वो स्टॉक्स हैं मेरे पास। तो लोग मुझसे यही कहते हैं कि मोर देन 10 स्टॉक्स रखना वैसे ही जो है ना, इतना एफिशिएंसी उसमें बहुत खराब हो जाती है, और मैं आई एग्री टू दैट। लेकिन क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा होता हूँ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने शेयर्स रख रहा होता हूँ, मैं उनको बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं पीछे लगा दूँगा वन्स वी आर एडिटिंग द वीडियो, तो उसके अंदर मैं लगा दूँगा कि किस तरह से आपको, जो आपका ब्रोकरेज हाउस है, वो आपको कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। बिल्कुल। यस, कैरी और ऑन। या फिर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इसको एक दफ़ा नहीं, इसको आप बार-बार देखें। जितनी हाँ, बार आप देखेंगे आप इससे एक बिल्कुल, नई चीज़ लर्न करेंगे। राइट, बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आपको एक दफ़ा से आप जो है एक्सपर्ट नहीं बन जाएँगे। अगर आप हुँ, इसको मल्टीपल बार देखें और आप पढ़ना शुरू करेंगे ना जब इन स्टेटमेंट्स को, आपको खुद ही जो है वो मसल मेमोरी में आपकी ये आ जाएगा कि आप फिर बाद में ईज़िली जो है वो इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। राइट। अच्छा, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि बिज़नेस कैश फ्लो जनरेट करते हुए होना चाहिए, ठीक है? हर बिज़नेस का कुछ कैश इनपुट होता है, कुछ कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है? आपका जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनफ्लो से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक्विज़िशंस करती हैं कंपनीज़ जो हैं, तो उसमें वो कैश यूज़ होता है, ठीक है? इसके अलावा बायबैक्स होते हैं स्टॉक्स, उसमें कैश यूज़ होता है। तो इन द एंड इवन ये सारी चीज़ें करने के बाद, एक्विज़िशंस के बाद, बायबैक्स के बाद, डिविडेंड देने के बाद, कंपनी के पास पॉज़िटिव कैश फ्लो बचना चाहिए। अगर वो नहीं बच रहा, दैट्स अ रेड फ्लैग, ठीक है? सिर्फ़ हुँ, एक केस में नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो मार्केट बर्दाश्त कर लेती है। वो तब होता है जब कंपनी का जो ग्रोथ रेट हो वो बहुत हाई हो। फॉर एग्जांपल, हुँ, ये जो हम ग्रोथ स्टॉक्स की बात करते हैं ना, जैसे जो स्टार्टअप्स होती हैं, क्लाउड सास कंपनीज, वो शुरू में कैश बर्न कर रही होती हैं, लेकिन मार्केट उसको एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है फॉर द नेक्स्ट 5 years वो काफी ज्यादा होता है। अगर कंपनी 25% ग्रो कर रही है ईयर ओवर ईयर, तो नोबडी केयर्स अबाउट नेगेटिव कैश फ्लो, क्योंकि वो फिर आगे ऑफसेट हो जाएगा। हुँ, लेकिन अगर स्टैब्लिश बिजनेस है और उसका नेगेटिव कैश फ्लो है, स्टे आउट ऑफ दैट बिजनेस। हुँ, उसपे उससे तो आपने हाथ भी नहीं लगाना। तो बिल्कुल। ये 5 चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ईज़िली कैश फ्लो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अ, तो जस्ट टू गिव एन एग्ज़ाम्पल, लेट्स से मैं कहता हूँ एस्टेब्लिश्ड कंपनी और कंपेयर्ड टू समथिंग व्हिच इज़ ग्रोइंग, तो अगर 2 एग्ज़ाम्पल दोनों टाइप की कंपनीज़ की यूएस के पर्सपेक्टिव से अगर दे दें, तो लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि कौन-सी एस्टेब्लिश्ड हाँ, कंपनीज़ होती हैं और कौन-सी जैसे ऐसी क सिस्को है, सिस्को सिस्टम जिसमें मैं काम करता हूँ, ये 30 यस। इयर्स ओल्ड कंपनी है, 35 ईयर हुँ, ओल्ड। तो हुँ, इसको हम कह सकते हैं ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इनका बिज़नेस जो है वो एक बहुत ही स्टेडी स्टेट से जो है वो ग्रो कर रहा है, राइट। लेकिन बहुत स्टेडी स्टेट से। हुँ, तो उसका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो कि रहता है, जिसकी वजह से हुँ, कैश उनका जो स्टॉक है वो आप देखेंगे वो एक खास रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करता है। वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता। राइट। लेकिन अगर जो ग्रोथ कैप स्टॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, अब तो खैर सारे ग्रोथ स्टॉक नीचे हैं, हुँ, हुँ, लेकिन अगर हम 2 साल पहले की बात करें, तो नेटफ्लिक्स हो गया या ट्विलियो हो गया या उबर हो गया, ये सारे ग्रोथ स्टॉक्स थे, ठीक है? हुँ, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, यानी कि 20+% उनका ग्रोथ रेट था ईयर ओवर ईयर। तो हुँ, उस केस में अगर कंपनी कैश बर्न भी कर रही है ना, तो दे डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट 5-10 इयर्स के अंदर इसने अपने आप को मेंटेन कर लेना है। राइट। तो खास करके जितनी भी स्टार्टअप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, उनका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई होता है। तो शुरू में तो हुँ, वो दबा के कैश बर्न करते हैं, तो उनका कैश फ्लो आपको कभी पॉजिटिव नज़र नहीं आएगा। लेकिन हुँ, नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर आपको उनका जो ग्रोथ रेट है, वो 20 प्लस नज़र आ रहा है, देन दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल है अपने आप को एक्सपेंड करने का। क्योंकि स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू टुडे आज जो है $1 बिलियन है, फॉर एग्जांपल ज़ूम की बात कर लेते हैं। अगर ज़ूम का रेवेन्यू जो है $1 बिलियन आज, लेकिन अगर हुँ, 5 इयर्स में बेस्ड अपॉन इट्स ग्रोथ रेट
वो हुँ, 10 बिलियन की कंपनी बन सकती है, तो फिर मार्केट उसमें इन्वेस्ट करती है। राइट, ठीक है ना? तो ये ओके, देखते हैं। ठीक है। तो कैश फ्लो का हम थोड़ा इसको फिनिश कर लें, तो इसमें ये 5 चीज़ें हैं, इसमें आपको बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखना है कि कैश फ्लो जो है वो पॉज़िटिव होना चाहिए और ग्रोइंग होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल पीरियड्स कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको एक हेल्दी अपवर्ड ट्रेंड नज़र आना ज़रूरी है। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि जो उनका कैपिटल एक्सपेंस है, वो कम होना चाहिए कैश फ्लो से बहुत ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब वो कैश बर्न हो रहा है, क्योंकि वो कैपिटल जो उन्होंने एक्सपेंस पे करना है एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, वो उनका कैश फ्लो खा रहा है। ठीक है? हुँ, और अगर स्टॉक्स बाय बैक हो रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि अगर कंपनी मार्केट से स्टॉक बाय बैक कर रही है, वो उसका गुड साइन इसलिए होता है क्योंकि अक्सर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक बेनिफिट देती है। हुँ, वो देती इसी तरह से है कि वो कंपनी मार्केट से स्टॉक बाय बैक करके अपने स्टॉक को, अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनको वो अवॉर्ड करती है, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी में मजीद स्टे करें। ठीक है? एक तरह हुँ। का इंसेंटिव होता है एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर या बाय एक बैक और टाइम यस, एक और पॉइंट भी यहाँ पर है कि बायबैक्स वहाँ पर भी हो रहे होते हैं जहाँ पर लेट्स से इंसेनली कोई फॉर सम रीज़न सेल इंसेनली ऑफ हो जाए। ड्रॉप हो जाती है, हाँ, सेल ऑफ हो जाए और कंपनी कहती है यार हुँ, नहीं ये तो हमारी स्टैंडिंग ही नहीं है, ये तो मतलब हम बहुत नीचे आ गए, तो ये हमें बेहतर ये है कि हम खुद ही बायबैक कर लें, ताकि हमें बिल्कुल। अपने एप्पल ये अक्सर करता है। हुँ, एप्पल अक्सर करता है, बिल्कुल। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बायबैक कर लेती हैं और कभी-कभी वो एक रूटीन में कर रही होती हैं और कभी-कभी फॉर सम रीज़न जब वो कोई जर्क आता है, तो उस टाइम पर जब वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए स्टॉक तो वो भी एक मेक हाँ। सेंस करता है कि कंपनीज़ बाय कर लें। और इसका एक पॉइंट ये भी है कि जब बायबैक करती है ना कंपनी स्टॉक, तो बेसिकली वो स्टॉक जो टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। और हुँ, गोइंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, जब आउटस्टैंडिंग स्टॉक कम हो जाएँ, वो आपकी ईपीएस को इम्प्रूव करते हैं। हुँ, तो वो शेयर होल्डर होल्डर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कंपनी स्टॉक बायबैक कर रही है, दैट मीन्स की डायल्यूशन कम हो रही है और हुँ, ईपीएस उसका इम्प्रूव होगा। और अगर कंपनी पे डेब्ट है, तो हुँ, आप देख सकते हैं इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि कंपनी अगर रीपेमेंट कर रही है उस डेट को, दैट्स आल्सो अ गुड साइन। तो राइट, इन चीज़ों को देखते हुए आप बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कंपनी कैश जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा, राइट। जैसे वली ने बताया कि ये बाज़ औक़ात काफ़ी डॉन्टिंग हो जाता है, तो समरी इसकी ये है कि आपने इन 3 चीज़ों को देखना है, जिससे आप स्टॉक को ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, पी/ई रेशियो। पी/ई रेशियो बेसिकली क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आप जो स्टॉक है उसकी प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है और उसकी जो अर्निंग है टोटल वो कितनी है। जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो फिर आपको पी रेशियो मिलता है। वो बताता है कि आप जो स्टॉक बाय कर रहे हैं उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है। अगर इसका पी रेशियो +20 है, आजकल की डायनामिक्स के हिसाब से, आई थिंक इट्स ओवर वैल्यू, क्योंकि 2 साल पहले 25-30 भी जो है वो काफ़ी अच्छा समझा जाता था, खास हुँ, करके ग्रोथ स्टॉक्स में, क्योंकि अगेन अगर कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है 25 प्लस ग्रोथ रेट के हिसाब से, उनका पी रेशियो अगर हाई भी है, तो मार्केट उसको इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसका फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस वक़्त सब चीज़ें डाउन है, तो ग्रोथ रेट तो हो ही नहीं रही है, सब डिक्लाइन में है। तो इस वक़्त के मुताबिक जो पी रेशियो अगर 20 से ऊपर है, आई थिंक दैट्स ओवर वैल्यू। तो हुँ, 20 से कम में आप इसको देखें। अगेन ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की। मल्टीपल क्वार्टर्स को उठा के देख लें या मल्टीपल ईयर्स को उठा के देखें। अगर कंपनी में एक हेल्दी ग्रोथ पैटर्न नज़र आ रहा है, दैट मीन्स अ गुड साइन। और अगेन फ्री कैश फ्लो होना ज़रूरी है। तमाम चीज़ें निकालने के बाद, डिविडेंड्स निकालने के बाद, आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो निकालने के बाद, कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो बच रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये 3 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर लेना, किसी भी स्टेटमेंट को देख के, उससे आप ईज़िली बता सकते हैं कि ये कंपनी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। ये हर अच्छा, इंसान का पर्सनल डिसीजन होता है। हाँ, ठीक है? ये आपको कोई ब्रोकर बता नहीं सकता कि भाई दिस इज़ अ बाय और दिस इज़ अ लॉस। ये आपने हुँ। खुद डिसीजन लेना है इन तीनों केपीआईज़ को देखने के बाद। अच्छा इसमें एक और चीज़ ये कि आई डोंट नो इस वक़्त क्या चल रहा है पी रेशियो यूएस की क्योंकि पी रेशियो सिर्फ़ एक स्टॉक का नहीं होता, पूरी स्टॉक मार्केट का भी निकाल सकते हैं जब सारे स्टॉक्स कंबाइन करते हैं तो इंडेक्स का भी निकालते हैं, बिल्कुल। इंडेक्स का भी निकल सकता है। तो इंडेक्स का आई डोंट नो यूएस का इस वक़्त मेरे ख़्याल से 20s में चल रहा है या उससे भी कम हो हुँ। गया है? ट्वें हाँ, ट्वेंट बिटवीन 20 टू 25 कहते हैं अभी भी। अगर आप हाँ, गूगल करें तो आपको यही रेंज नज़र आएगी। लेकिन अच्छा अगेन वो साइकिल पे डिपेंड करता है। अगर आप बस साइकिल के अंदर हैं जिसमें हर चीज़ डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो फिर 25 पी रेशियो इज़ टू हाई। हाँ, लेकिन अगर अच्छा आप अब बूम साइकिल में हैं,
हाँ। then 25 is also good. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ दिनों पहले तक यूएस का 30 तक चल रहा होता था, उस टाइम पर इंडिया की स्टॉक्स का जो है वो ऑलमोस्ट 23 पर होता था पी रेशियो, या उससे भी कम होता था। आजकल देखें तो यूएस और इंडिया की स्टॉक मार्केट का दोनों का पी रेशियो सेम है। लेकिन और भी हम्म, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का रेशियो, जो पी रेशियो है वो इस वक़्त 4 और 5 के करीब है। जो कि इवन कम है श्रीलंका से, जो कि इवन कम है पैलेस्टाइन से, जितना मैंने पढ़ा था, और इजिप्शियन स्टॉक मार्केट से, मतलब हम्म, सारी स्टॉक मार्केट से कम है। तो उसका एक सेंटिमेंट ड्रिवन भी एक चीज़ होती है कि अगर आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी है, ये हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे, हम ये पूरी स्टॉक मार्केट की बात करें। तो उसमें अगर अनसर्टेनिटी है पूरी कंट्री के अंदर, तो अभी लेट्स हम्म, से आज अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए इस वक़्त पाकिस्तान में, तो ये पॉलिटिकल। स्टॉक मार्केट डेफिनिटली ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगेन वही बात है कि जब अनसर्टेनिटी खत्म होगी तो बहुत सारी चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, तो वो हाँ, पता नहीं हम पाकिस्तान में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं अभी, जो बिल्कुल। सिचुएशन चल रही है। ये मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स को भी कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट देखनी है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर मार्केट डायनामिक्स। हुँ, ये आपको एक ट्रू पिक्चर देती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। और इस वक़्त अनफॉर्च्यूनेटली जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी जो है वो ख़राब है हर तरफ। यानी कि आप यूएस में देख लें, आप रशिया, यूरोप में जो वॉर हो रही है उसको देख लें, फिर पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं। हुँ, तो जो जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट है वो तो काफ़ी है। और हुँ। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्टर्ब होते हैं। फिर वो डिस्टर्ब होते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी मार्केट्स हैं वो फिर उनमें टर्मोइल आता है। वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन यासीन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। चीज़ें सम आई होप कि सब्सक्राइबर्स को भी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो डेफिनिटली वो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। यू शुड बी रिप्लाइंग ऑन ऑन माय चैनल्स कमेंट फीड, और बिल्कुल, वो बिल्कुल। मैं देखता हूँ अगर कोई कमेंट इंटरेस्टिंग होता है तो मैं जाके खुद रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। हुँ, और जैसे कि मैंने कहा बताया कि ये ब अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो दैट मस्ट बी वेरी डॉन्टिंग। तो हुँ, इसको आप मल्टीपल टाइम्स देखें, आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपको हर दफ़ा कोई नई चीज़ समझ में आएगी। और हुँ, कोई चीज़ अगर इसमें आपको समझ ना भी आ रही, इसको गूगल कर लें। ईज़िली आप इसको जो है रिलेट कर सकते हैं हमारे डिस्कशन के साथ। तो हुँ, ज़रूर इसको इसमें थोड़ा-सा समझें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यू आर प्रीटी मच ब्लाइंडली गैम्बलिंग ऑन समबडी एल्स इनवॉइस। तो हुँ। ये आप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। बिल्कुल, इस पे तो मैं, जैसे मैंने बीच में भी एक रेफ़रेंस दिया था इलॉन मस्क का, और वो मैंने उसपे इनफैक्ट एक वीडियो बनाई है, आई थिंक इस वीडियो से पहले आ चुकी होगी वो। और अगेन उसमें मैंने मल्टीपल टाइम्स बात की है कि इलॉन मस्क जैसा बंदा, जो कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, वो कैसे पंप एंड डंप करता है। अगर उस जैसा बंदा पैसे बनाने से, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उससे नहीं भागता, तो फिर आप सोचें आपके जो सेठ होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं, वो किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो आप मैनिपुलेट करने से, अपने आप को फ्यूल बनवाने से बेहतर ये है कि आप खुद थोड़ा-सा समझ लें, और गलती करें, तो अपनी बेसिस पे गलती करें, किसी और की बेसिस पे हुँ, गलती ना करें। मतलब एट लीस्ट जब बंदा गलती करेगा और अपना डिसीज़न होगा, तो एट लीस्ट उसको ये होगा कि कुछ उसने सीखा उसमें। लेकिन ब्लाइंडली, मेरी अभी एक और दोस्त से बात हो रही थी, उसने पता नहीं मॉडर्ना की के स्टॉक्स ले लिए थे, और किसी और वैक्सीन के स्टॉक्स लिए थे। वो हंड पता नहीं, मुझे नाम भूल गया हूँ मैं, लेकिन $120 के ऊपर स्टॉक था, वो $20 पे पहुँच गया। और वो किसी कोलीग के कहने के ऊपर उसने ले लिया था कि वो उसको पता था कि यार वो बहुत ज़्यादा उसने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको पता था। वो लेवरेज पे काम कर रहा था, वो उसका जो कोलीग था, और उसने उसको यासीन जानते हो, मैं नाम हुँ, नहीं ले रहा अभी उसका, लेकिन 120 1-2 स्टॉक ऐसे थे जो कि ऑलमोस्ट कोई 5-6 टाइम्स नीचे चले गए। तो इसलिए अब उसको ग्रज ये था कि यार ये तो मैंने किसी के कहने पे लिया था, अब गलती किसी और की तो नहीं है ना, गलती तो आपकी अपनी है। जब आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, तो वो तो आपकी अपनी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जब भी आप इस तरह का काम करें। बिल्कुल। तो और अगर अपने अपने ऊपर कोई अपना डिसीज़न खुद लेकर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर बंदा इस तरह का काम करे, तो एट लीस्ट उससे लर्निंग होती है, उससे लेसन्स लर्न आप होते हैं। सीखते हैं। हुँ, लेकिन अगर दूसरों की बात पर, कही-कही बात पर जो है ना आप कुछ कर लेते हैं, तो वो फिर आगे की लर्निंग होती ही नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल, ऐसा ही है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक ही नहीं है। मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था कि कनाडा में भी कैनेडियंस के दरमियान जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है वो काफ़ी राइज़िंग लेवल के ऊपर है। यानी कि वेस्ट के अंदर भी एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि ब्लाइंडली जो है इस तरह की बेट्स करते हैं। इवन हाउसिंग सेक्टर के अंदर या इक्विटी मार्केट्स के अंदर दे जस्ट लुक एट द फाइनेंशियल मीडिया हेडलाइन्स, या किसी दोस्त के कहने के ऊपर वो फाइनेंशियल डिसीज़न लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इसके पीछे क्या फंडामेंटल है? इसको मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरी कैपेसिटी है कि नहीं?
मैं आपको हाँ। ओवर लेवरेज तो नहीं कर रहा। लोग जो है अक्सर इन चीज़ों को बहुत ईज़िली अवॉइड कर देते हैं, जो कि फिर काफ़ी कॉस्टली होता है उनके लिए। राइट। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट कोई 60% अमेरिकन्स लिव पेचेक टू पेचेक। अब अमेरिका को हम समझते हैं कि यार पता नहीं कितनी बड़ी इकोनॉमी है, लोग कितने अय्याशी कर रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन फाइनेंशियल इलिटरेसी का यहाँ वहाँ पर ये हाल है कि, और ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ बाय द वे 64%, और इसमें काफ़ी बड़ी फिगर थी जो कि $100,000 पर ईयर से ऊपर जो जिनकी इनकम थी, वो हुँ, हाँ, 60% ऑफ मिलेनियल्स अर्निंग ओवर $100,000 लिव पेचेक टू पेचेक। तो 60% लोग जो कि $1,00,000 से ऊपर कमा रहे हैं, मिलियनेयर्स की बात हो रही है, वो हुँ, पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल इलिटरेसी है, अदरवाइज़ इसमें कोई तो बिल्कुल। बनती नहीं है कि बंदा इस अर्निंग लेवल के ऊपर पेचेक टू पेचेक रहे। और तुम सरप्राइज़ होगे वली, बहुत अच्छे-अच्छे जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इसमें आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता डिफरेंस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। वो समझते हैं कि हर चीज़ जो है वो एसेट है। इवन मैंने अगर बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ उठाई हुई है कैश के ऊपर, हुँ, दैट इज़ आल्सो माय एसेट। नहीं, वो हुँ, एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। यानी कि कोई भी ऐसी बिल्कुल। चीज़ आप कंज़्यूम कर रहे हैं, वो हुँ, लायबिलिटी है। अगर आप वो महँगी से महँगी चीज़ उठा के कंज़्यूम करेंगे, यू आर नॉट मेकिंग अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। तो ये इस पे मुझे वो रॉबर्ट कियोसाकी याद आ जाता है कि वो हमेशा हाँ, वो एक क्वाड्रेंट बना के समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ, हाँ, एसेट्स क्या हाँ, है, लायबिलिटीज़ क्या है, इनका समझना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जब आप वो बिल्कुल, समझ जाएँगे ना, फिर आपको पता है कि मैंने अपने एसेट्स बढ़ाने, लायबिलिटी नहीं बढ़ानी। लायबिलिटी बिल्कुल। बढ़ाऊँगा तो वो तो सिर्फ़ आप बेसिकली कचरे में फेंक इवन रहे जब हैं। घर को हम एसेट कहते हैं, तो वो घर एक जब तक एसेट है, जब तक वो कैश के ऊपर है और कुछ जनरेट करके दे रहा है, आपका आपका अपना रेज़िडेंशियल घर तो ख़ैर एसेट है ही नहीं, और अगर हुँ, वो मॉर्गेज पर है, वो तो फिर डेफ़िनिटली लायबिलिटी है। तो बिल्कुल। अगर तो वो पैसे आपको जनरेट करके दे रहा है, वो वैसे कभी भी फ्लिप हो सकती है पिक्चर, क्योंकि आपको पैसे जनरेट करके दे रहा है, कब पता चला इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो वो हुँ, लेने के देने पड़ जाएँगे उसके अंदर, अगर आपके रेंट्स नहीं बढ़ रहे होंगे, तो वो भी एक हुँ, बहुत बड़ी जो कि अभी लायबिलिटी है, हो रहा है वेस्ट में। जो कि अभी हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो यार, ज़बरदस्त, इट वाज़ नाइस हैविंग यू ऑन द शो, और बहुत अच्छा लगा और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन था। आई होप कि पीपल मस्ट हैव गॉट सम गुड इनसाइट फ्रॉम दिस होल वीडियो, एंड आई वुड से कि लोग प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें अगेन। दिस इज़ समथिंग कि लोगों को पता होना चाहिए, और हम इस तरह के क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बीच में मुझे भी और चीज़ें और क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन अगेन हम सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर सकते एक दफ़ा में। तो वो अगर कहते हैं तो हम इसी का सेकंड पार्ट भी लेके आ सकते हैं और हुँ, फिर फर्दर उसमें डीप डाइव कर सकते हैं। मल्टीपल स्टॉक्स की हम स्पेसिफिक्स पे जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसे काम कर रहा है, दूसरा स्टॉक कैसे काम कर रहा है, तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। यू हुँ, जस्ट हैव टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि हम करें कि ना करें। तो यासीन, बिल्कुल। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है, तो जितना आप इतने इसमें अपना टाइम लगाएँ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और शुरू में हो सकता है आपको 25% समझ में आएगा, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन आप इसको बहुत ईज़िली 100% तक ले जा सकते हैं। और अगर जैसे वली ने बताया कि आपने इसमें मज़ीद कोई डिटेल एनालिसिस अगर आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम हैपीली इसको जो है एक और सेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट। ओके यासीन, फिर थैंक यू। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ओके। श्योर। ओके, बाय। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अगर वैल्यू वाक़ई मिली है तो प्लीज़ उसको शेयर भी करें अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पे शेयर करें, और मल्टीपल और जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उसके ऊपर शेयर करें। आई होप कि आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड होंगे चैनल के ऊपर, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यासीन के सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ पर आप जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने यासीन के साथ मल्टीपल पॉडकास्ट और इससे पहले भी रिकॉर्ड किए हैं, उनके कुछ जो रिसेंट मैंने की थी उनके लिंक्स यहाँ पर लगा दिए हैं, यहाँ पर ये 2 वीडियोज़ लगाई हुई हैं, आप इनको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।